हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी बड़े भाई साहब का भाग चौथा। आज के इस भाग को आगे बढ़ाने से पूर्व एक बार फिर दोहराते हैं बड़े भाई साहब कहानी के भाग 3 में हमने क्या क्या देखा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने देखा कि दूसरी बार जब सालाना इम्तिहान हो गए तो छोटा भाई हमेशा की तरह पास हो गया और कक्षा में अव्वल आ गया और बड़े भाई साहब फिर एक बार फेल हो गए, जिसके कारण अब दोनों भाइयों की कक्षा में एक ही कक्षा का अंतर रह गया। अब छोटे भाई को ऐसा लगने लगा कि यदि इस साल भी वह बड़े भाई साहब फेल हो गए तो अगले साल दोनों एक ही कक्षा में आएंगे और फिर दोबारा इसी प्रकार बड़े भाई साहब फेल और वो पास हो गए तो वो उनसे एक कक्षा आगे चले जाएंगे। इसी बात का असर उसके व्यवहार में दिखाई देने लगा। अब छोटे भाई के दिल में बड़े भाई के प्रति कोई डर नहीं रहा। इधर बड़े भाई साहब के व्यवहार भी थोड़ा नरम हो गया। उन्हें ऐसा लगने लगा कि अब छोटे भाई को डांटने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है और अवसर मिलने पर भी डांटने का अवसर मिलने पर भी वह अपने छोटे भाई को डांट नहीं रहे थे। परिणाम स्वरूप छोटे भाई को एक नया शौक लग गया, वो था पतंगबाजी का। भाई साहब से छुप छुप कर पतंग बनाना, मांझा बनाना, ये सारे काम वह करने लगा। एक दिन पतंग लूटते हुए वह बेतहाशा दौड़ा जा रहा था तो बाजार में ही भाई ने उसे पकड़ लिया और गुस्से से वहीं खड़े खड़े उसे समझाना शुरू कर दिए। बहुत कुछ उन्होंने समझाया, जिसमें से एक महत्वपूर्ण बात थी कि बड़े भाई ने ये कहा कि तुम कितना भी आगे निकल जाओ लेकिन रहोगे मुझसे छोटे ही और इस नाते तुम्हें समझाने का मुझे पूरा अधिकार है। इसके अलावा अपने माता पिता का उदाहरण देकर उन्होंने ये कहा कि भले ही वह ज़्यादा पढ़े लिखे या बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर भी तुम्हें और मुझे समझाने का, डांटने का अधिकार उन्हें है, क्योंकि बड़े भाई की नज़र में जीवन की समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती तो अनुभव से आती है। चलिए देखते हैं आज के इस भाग में आगे क्या होता है। बाजार में ही बड़े भाई ने छोटे भाई को समझाना शुरू कर दिया। वो ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ये उम्र तुम्हारी पढ़ाई की है, पढ़ लिख कर कुछ बनने की है और अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने की है। जितनी मेहनत तुम्हारे माता पिता तुम्हारी पढ़ाई के लिए कर रहे हैं, जितने पैसे उस पर खर्च कर रहे हैं, तुम्हें उनकी मेहनत, उनके परिश्रम का कुछ भी तो ध्यान रखना चाहिए। यदि तुम ऐसे ही नज़रअंदाज करते जाओगे, पढ़ोगे नहीं तो उनके सपनों को कैसे पूरा करोगे। ये समझाते हुए बड़े भाई साहब उसे कह रहे हैं कि अगर तय न करे, यानी कि ईश्वर न करे आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम तो भयभीत हो जाओगे, तुम्हारे हाथ पांव फूलने लगेंगे और तुम घबराते हुए अपने दादा को तार दोगे। उनको बुलाने की सिवा तुम्हें और कुछ नहीं सूझेगा। लेकिन अगर इसी स्थिति में यदि हमारे दादा हमारे पास होते तो वो बिल्कुल नहीं घबराते और ना ही बदहवास होते, ना परेशान होते। पहले तो वो खुद ही मेरा इलाज करते और यदि उनसे ना हो पाए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। और बीमारी तो खैर बहुत बड़ी चीज़ है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि हमारे दादा महीने भर का खर्च कैसे चलाते हैं। ऊपर से वह हमें पूरे महीने के खर्चे के लिए हॉस्टल में पैसे भेजते हैं और हम दोनों ही क्या करते हैं, उनके द्वारा भेजे गए पैसे जो हमें 30 दिनों तक इस्तेमाल करने हैं वो 20-22 दिनों में ही खर्च कर डालते हैं और फिर पैसे पैसे के लिए मोहताज हो जाते हैं। फिर हमारा नाश्ता बंद, धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं। लेकिन तुम्हें बता दूं कि हम और तुम जितना खर्च कर रहे हैं उसके आधे पैसे में ही हमारे दादा ने बड़ी इज्जत और नेक नामी से अपनी उम्र का बड़ा भाग बिताया है और साथ ही साथ अपने कुटुंब का पालन किया है, जिस कुटुंब में, जिस परिवार में 9 आदमी रहते थे। तो सोचो उन्होंने कैसे किया होगा। जीवन ने उन्हें ये सब कुछ सिखाया है, जिंदगी के अनुभवों ने उन्हें ये सारी बातें समझाई हैं और अब हमारी बारी है कि हम पढ़ लिख कर कुछ बन जाए और उनके सारी मेहनत को सफल करें। अपने माता पिता
का उदाहरण देने के साथ साथ छोटे भाई को समझाने के लिए बड़े भाई साहब यहाँ एक और उदाहरण दे रहे हैं। वो है उनके हेडमास्टर साहब का, जिन्होंने एमए की परीक्षा पास की है और वो भी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से, जिसके तहत वे आज 1000 रुपए तनख्वाह पाते हैं। लेकिन उनके घर का इंतजाम कौन करता है? उनकी बूढ़ी माँ। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई, क्योंकि पहले जब वे खुद घर का इंतजाम करते थे तो खर्च पूरा ही नहीं पड़ता था। 1000 रुपए कहाँ खर्च हो जाते उन्हें समझ में ही नहीं आता। यहाँ तक कि अब वह दूसरों के कर्जदार भी बन गए थे। लेकिन जब से उनकी माताजी ने घर का कामकाज, घर का प्रबंध अपने हाथ में लिया, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई है। अब घर में पैसों की कमी नहीं रहने लगी है। यही बात समझाते हुए बड़े भाई कहते हैं, तो भाईजान, यह गुरूर, यह अभिमान अपने दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और अब स्वतंत्र हो। अर्थात तुम धीरे धीरे एक एक कक्षा पास करते हुए मेरी कक्षा के बहुत करीब आ गए हो। यहाँ तक कि मानो अब मेरी कक्षा में भी आ जाओगे। लेकिन मेरे देखते देखते तुम बेराह नहीं चल पाओगे। बेराह चलना यानी तुम गलत राह पर नहीं चल पाओगे, क्योंकि तुम चाहे मुझसे आगे निकल जाओ, लेकिन तुम्हें थप्पड़ मारकर समझाने का अधिकार मुझे कल भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। शायद मेरी बातें तुम्हें अभी जहर लग रही है, चुभ रही है, परंतु यही सच है और यह कभी नहीं बदलेगा। बड़े भाई की ये सारी बातें सुनकर छोटे भाई को एहसास होने लगा था कि वह कितना गलत कर रहा था। और छोटा भाई ये सोच रहा था कि मैं उनकी इस नई युक्ति, जिस तरीके से उन्होंने मुझे आज समझाया है, उनके इस समझाने से मैं नतमस्तक हो गया। अर्थात मेरे मन में उनके प्रति अपार श्रद्धा से भर गया। एक सम्मान मेरे दिल में उनके लिए आ गया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ, अपने छोटेपन का अनुभव हुआ और भाई साहब के प्रति मेरे मन में और श्रद्धा उत्पन्न हो गई और सम्मान उत्पन्न हुआ। मैंने सजल आंखों से अर्थात आंसू भरे आंखों से कहा, हरगिज नहीं। आप जो भी कह रहे हैं, जो भी फरमा रहे हैं, वह बिल्कुल सच है और आपको उसको कहने का पूरा अधिकार है। आप मुझे डांट सकते हैं, जरूरत पड़ने पर एक थप्पड़ मार भी सकते हैं। अपने छोटे भाई की इस तरह की समझदारी पूर्ण बातों को सुनकर भाई साहब ने प्यार से अपने छोटे भाई को गले लगा लिया और बोला, क्या मैं कनकौवे उड़ाने से मना नहीं करता। मेरा भी जी ललचाता है, अर्थात मेरा भी मन बहुत करता है कि तुम्हारी तरह खेलूं, कूदूं, दोस्तों के साथ घूमूं, कनकौवे उड़ाऊं। लेकिन क्या करूं? यदि मैं खुद ही बेराह यानी गलत राह पर चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूंगा? यह कर्तव्य भी तो मेरे ही सर पर है। तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते मुझे मेरे मन की ये सारी इच्छाएं मन में ही दबानी पड़ती है, क्योंकि अगर मैं ये सब करूंगा तो तुम्हें यह सब न करने से कैसे रोक पाऊंगा। और शायद इसीलिए मैं कभी भी तुम्हें खेलते कूदते हुए नहीं दिखाई देता। और जब दोनों भाइयों के बीच ये आपसी वार्तालाप चल रहा था, तभी संयोग से उसी वक्त वह कटा हुआ कनकौवा, वह पतंग लेखक के ऊपर से गुजरा। उसकी एक डोर लटक रही थी और उसे पकड़ने के लिए लड़कों का एक ग्रुप पीछे पीछे दौड़ा आ रहा था। लेकिन भाई साहब लंबे चौड़े थे, उन्होंने तुरंत उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा दोनों भाई हॉस्टल की ओर दौड़ रहे थे। आगे आगे बड़े भाई साहब पतंग लिए और पीछे पीछे छोटे भाई दौड़ रहे थे। तो देखा ना आपने किस तरीके से बड़े भाई ने अपने मन की इच्छाओं को दबाते हुए, अपने बड़प्पन के कर्तव्य को निभाते हुए अपने छोटे भाई का ध्यान रखा, उसको पढ़ाई के लिए प्रवृत्त किया और उसे जीवन की शिक्षा की नई समझ दी। यहाँ आप देख सकते हैं बड़े भाई की स्वभावगत विशेषताएं। पूरे पाठ को
यदि हम ध्यान से पढ़ें तो जैसे बड़े भाई साहब का चरित्र, एक किरदार हमारे सामने उभर कर आता है, उनके स्वभाव की ये भिन्न भिन्न विशेषताएं हमें समझ आती हैं। जिसमें पहली विशेषता है कि वे अध्ययनशील थे, उपदेश देने की कला में कुशल थे, बुद्धिमान एवं तर्कशील थे। उनके पास हर उनकी कही बात का एक तर्क था। जिम्मेदार एवं संस्कारी थे, अपने छोटे भाई के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे थे और अपने माता पिता के प्रति वह आदर दिखाते हुए उनके कार्य का, उनके काम के प्रति जिम्मेदार होकर अपने संस्कार को बता रहे थे। वह संयमी एवं त्यागी स्वभाव के थे। कितना संयम लगता है कि बच्चों की उम्र के वह थे, लेकिन फिर भी जिस उम्र में बच्चे वो सारे खेल कूद करते हैं वह नहीं करते, क्योंकि अपने छोटे भाई पर क्या असर होगा यह सोचकर। कितना कुछ त्याग उन्होंने किया था, ये उनके त्यागी स्वभाव को दर्शाता है। कर्तव्यनिष्ठ है, अपने छोटे भाई के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने माता पिता के प्रति अपने कर्तव्य को वह पूरी तरह से निभा रहे थे। इसी प्रकार से छोटे भाई का भी एक स्वभाव का दर्शन हमें इस पूरे पाठ में दिखाई देता है। कैसा है छोटा भाई? तो पढ़ाई में तेज है, साथ ही साथ खेल के प्रति उसकी रुचि बहुत अधिक है, आज्ञाकारी है। भले ही उसके बड़े भाई ने डांट कर ही कहा हो, परंतु जब जब बड़े भाई ने पढ़ाई के लिए कहा उन्होंने हमेशा उसकी आज्ञा का पालन किया। ये उनके बड़े भाई के प्रति उसके दिल में जो आदर है इसी बात को दिखाता है। साथ साथ वह थोड़ा घमंडी एवं अहंकारी है। बार बार परीक्षा उत्तीर्ण होने के कारण वह घमंडी और अहंकारी भी हो गया था। साथ ही साथ कर्म से ज्यादा भाग्य पर भरोसा करने वाला है। उसे लगता है कि उसका भाग्य, उसका नसीब बहुत बलवान है, इसलिए वो पढ़े या ना पढ़े उससे वो परीक्षा में पास हो ही जाएगा। तो ये कुछ है छोटे भाई की विशेषताएं। आशा करती हूँ इन पूरे भागों के वीडियो को देखने के बाद आपको प्रेमचंद जी द्वारा लिखित बड़े भाई साहब इस पाठ का अध्ययन अच्छे तरीके से हो गया होगा। और अब इस पाठ के अंश पर आधारित कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो आप इस पाठ्यांश को पढ़कर उसको जरूर हल कर पाएंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। प्रश्न अभ्यास के प्रश्न कुछ इस प्रकार है। प्रश्न 1, बड़े भाई ने जिंदगी के अनुभव और किताबी ज्ञान में से किसे और क्यों महत्वपूर्ण कहा और उसे समझाने हेतु किस किस के उदाहरण दिए। प्रश्न 2, छोटे भाई के मन में बड़े भाई के प्रति श्रद्धा क्यों उत्पन्न हुई। प्रश्न 3, बड़े भाई को अपने मन की इच्छाएं क्यों दबानी पड़ी। प्रश्न 4, बड़े भाई की स्वभावगत विशेषताओं को पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। और अंतिम प्रश्न है, बड़े भाई साहब यह कहानी आपको क्या प्रेरणा देती है और दोनों भाइयों में से आपको कौन अच्छा लगा और क्यों, यह आपको बताना है। आज के इस भाग में बस इतना ही। धन्यवाद।